हेलो दोस्तों, तो चलो एक नए क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चंस की आप सब लोगों ने अगले लेक्चर में अगले लेक्चर देखा होगा, तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देखे। तो दिसंबर 2000 यानी कि अभी जो अगली नेट गई है ना, दिसंबर 2019 वाली, वहीं से लेके हम रिवर्स में चलते जाते हैं। सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हर एक लेक्चर में नोटिफिकेशन मिल जाए। जब लेक्चर अपलोड होगा तब आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये रहा आपका जून 18 का क्वेश्चन, सॉरी नेट का जून 18 का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। वीडियो पॉज करके पहला काम कीजिए, आपकी नोट्स बुक्स में ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है, बाद में चलो हम सॉल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके आपको पहले खुद ट्राई करनी है सॉल्व करने की। खुद ट्राई करोगे ना तो मज़ा आएगा क्वेश्चन देखने में। यदि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, आपका पर सही आंसर आता है ना, मैं सॉल्व कराऊंगा, बाद आप आंसर देखेंगे। यदि सही आंसर आएगा ना, आपको अंदर से दिल में से खुशी मिलेगी, अंदरूनी खुशी मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा। तो चलो करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व। द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटॉन, ए कॉलम ए और कॉलम बी दी हुई है, उसको केमिकल शिफ्ट से खाली पेयर मैच करवानी है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको ऑक्टाटेट्राइन दी हुई है। क्या दिया हुआ है भैया? ऑक्टाटेट्राइन दिया हुआ है। अब उसमें एसिडिक कंडीशन में एक H+ ऐड करवाना है। तो क्या होगा रिएक्शन आप जानते हैं ना, आप ये रिएक्शन जानते हैं, जीओसी में ये पढ़ा होगा। ये पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा तो यहाँ पे होमो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। क्या कहते हैं इसे? C8H9+। ये है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड बिहेव लाइक ए एरोमेटिक कंपाउंड। ये एक ही होमो एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन उसका बिहेवियर किसके जैसा है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के व्यू से हम देखें तो इसके बिहेवियर सिमिलरली टू एरोमेटिक कंपाउंड और होमो एरोमेटिक कंपाउंड दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। यानी कि दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ही होता है। तो आप सब लोग जानते हैं ना, अरे अच्छे से जानते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड में रिंग के अंदर के प्रोटॉन या रिंग के अंदर जो भी है वो शिल्डेड जोन होता है, और रिंग के बाहर जो है वो डिशिल्डेड जोन होता है। भैया क्या होता है? रिंग के अंदर शिल्डेड जोन है, रिंग के बाहर डिशिल्डेड जोन है। तो शिल्डेड जोन में यदि जो प्रोटॉन या कुछ भी आ जाए तो उसकी डेल्टा पीपीएम डिक्रीज हो जाती है, और डिशिल्डेड जोन में यदि प्रोटॉन या आपका जो भी एटम है उसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो जाती है। ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड में है। तो ठीक वैसा ही होमो एरोमेटिक कंपाउंड में है। यदि रिंग के अंदर प्रोटॉन आ जाए, रिंग के अंदर के इन्वायरमेंट में प्रोटॉन आ जाए, तो वो प्रोटॉन शिल्डेड प्रोटॉन हो जाएगा। कौन सा भैया? शिल्डेड प्रोटॉन। और रिंग के बाहर वाले प्रोटॉन है वो डिशिल्डेड प्रोटॉन है। ये बात हमने हमारे अगले लेक्चर में एनएमआर में जो भी टॉपिक हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट पढ़ाया था, वहां पे देख लीजिएगा। चलो, तो ये होमो एरोमेटिक उन्होंने रिएक्शन भी दे दी थी और प्रोडक्ट भी दे दी थी। क्वेश्चन में देखो प्रोडक्ट भी दी थी, सिर्फ देख के आपको मैच करना था कि कौन से प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम क्या आती है, वही मैच करना था। तो मैं क्या कहता हूं मालूम है आपको? इधर देखो ना, इधर देखो, ये जो मैं दिखाने चाह रहा हूं ना वही देखना दोस्तों। ये रिंग के बाहर का प्रोटॉन कहलाता है कि नहीं कहलाता? देखो रिंग के भीतर यानी कि इतना ही हिस्सा आता है, इतना ही हिस्सा जो सर्कल में दिख रहा है वही हिस्सा क्या आता है? रिंग में आता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ मालूम है आपको? इधर देखो, इधर देखो, ये रिंग है हमारी, मैंने रिंग को फ्लैट कर दिया। ये कितने भाई? 7 कार्बन है इसमें, समझ लेना 7 कार्बन है इसमें। कितने हैं? 7 कार्बन। और यहाँ पे चोटी पे 1 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन ऐसे चोटी पे है, दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में 1 कार्बन है चोटी पे।
वो कार्बन पे 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है भैया? वो कार्बन पे 2 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन रिंग की ओर, रिंग की ऊपर जा रहा है, दूसरा प्रोटॉन बाहर की ओर जा रहा है। यहाँ पे देखो ये रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये रिंग मेरे हाथ में है, ऐसे फ्लैट यहाँ प्लानर फॉर्म में है। यहाँ पे चोटी का एक कार्बन ऊपर है, ये रहा, ये कार्बन ऐसे ऊपर चोटी जैसा है। ये चोटी वाले कार्बन पे 2 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन रिंग के ऊपर है, दूसरा रिंग के कहाँ है भैया? बाहर है। दूसरा कार्बन रिंग के बाहर है। तो ये कार्बन कहाँ पे आया? ये प्रोटॉन कहाँ पे आया? मैं Hb प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ। रिंग के ऊपर जो प्रोटॉन है वो Hb है, और रिंग के बाहर प्रोटॉन है वो Ha है। तो Hb हम कह सकते हैं कि Hb रिंग के अंदर के हिस्से में आया, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा, यहाँ के ये जो पूरा हिस्सा है वो रिंग के अंदर का हिस्सा कहलाता है। उसके बाहर जो प्रोटॉन है वो रिंग का बाहर का, तो ये Hb है ना भैया, Hb वो रिंग के अंदर के हिस्से में आया। कहाँ पे आया? रिंग के अंदर के हिस्से में। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो प्रोटॉन रिंग के अंदर आ जाए, एरोमेटिक कंपाउंड जैसा ही है, जो प्रोटॉन रिंग के अंदर आ जाता है ना, वो प्रोटॉन शिल्डेड प्रोटॉन हो जाता है। क्या हो जाता है? शिल्डेड प्रोटॉन। और शिल्डेड प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम क्या होती है? 5 से कम होती है, 5 से कम होती है शिल्डेड प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम। बस सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको यहां से पता चल गया कि मैं यहां लिख दूं, ये प्रोटॉन कौन सा है भैया? शिल्डेड प्रोटॉन है। और ये Ha डी शिल्डेड, ये Ha कौन सा प्रोटॉन है भैया? डी शिल्डेड प्रोटॉन है। यहाँ पे H1 है। तो शिल्डेड प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम कम होगी, डी शिल्डेड प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम 5 से ज्यादा होगी। ये बात है ना, यही बात है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। अरे देखते हैं, किधर गया टेबल? इधर रहा, इधर रहा। चलो मैं क्या दिखाना चाहता हूं, यहां पे देखो तो कौन सा, पहले तो याद रखो शिल्डेड प्रोटॉन को ही याद रखो, डी शिल्डेड को भी नहीं। शिल्डेड प्रोटॉन कौन था? Hb वाला। Hb प्रोटॉन डी शिल्डेड प्रोटॉन है। तो शिल्डेड प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम 5 से कम होगी। कितनी भाई? 5 से कम। तो यानी कि Hb का आंसर 5 से कम आएगा। Hb का आंसर 5 से कम आएगा। तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन है यहाँ 0.3, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इतना दिया हुआ है आपको। तो Q, यहाँ Q है ना, ये Q में आंसर 1 आएगा। ऐसे ऑप्शन ढूंढिए, ऐसे यहाँ पे ऑप्शन ढूंढिए। Q में 1 आता है, ये रहा पहला ऑप्शन। इसमें तो Q में 2 आता है, यानी कि सेकंड नंबर का आंसर तो गलत ही है। सेकंड नंबर तो गलत ही है। थर्ड नंबर में आओ, यहाँ पे भी Q में 1 आता है। Q इज इक्वल टू 1, यानी कि Hb की डेल्टा पीपीएम -0.3 है, हो सकती है। बाकी सब हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे Q इज इक्वल टू 4, ये भी गलत है, क्योंकि Q में 4 नहीं आता, गलत है। तो आपने 2 ऑप्शन आसाम से निकाल दिए, 2 ऑप्शन आपने आसानी से निकाल दिए। चलो 2 तो गए, 2 तो निकाल दिए। अब बारी आती है P देखने की। किसकी भाई? P के प्रोटॉन। P यानी कि Ha की डेल्टा पीपीएम कितनी हो सकती है? Ha की डेल्टा पीपीएम कितनी हो सकती है? तो मैं यहाँ फिर से दिखाता हूँ आपको, फिर से दिखाता हूँ। आप जानते हैं ना? अरे हाँ ना बता दीजिए। जनरली sp3 पे रहने वाला प्रोटॉन है ना, उसकी डेल्टा पीपीएम कितनी आती है भाई? 0.9 से लेके कितनी हो सकती है? 0.9 से लेके sp3 प्रोटॉन की 1.5 तक हो सकती है। कितनी? 1.5 तक हो सकती है, विदाउट एनी कोई भी, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसकी डेल्टा पीपीएम 0.9 से लेके 1.5 तक आ सकती है sp3 पे रहने वाले प्रोटॉन की। अब यहाँ पे क्या हो रहा? एरोमेटिक कंपाउंड है ना, होमो एरोमेटिक। तो बाहर के प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बाहर के प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो, यदि हो तो कितनी हो सकती है? 5 के आसपास जा सकती है। ये प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम कहाँ तक जा सकती है भाई? 5 to 6 के बीच में, 5 to 6 के बीच में।
6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 6 से कभी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों भैया? क्योंकि 6 से ज़्यादा तो sp2 के होती है। किसकी? sp2 प्रोटॉन होते हैं, उसकी 6 से ज़्यादा होती है। तो अब देखते हैं टेबल में, अब हम देखते हैं टेबल में, देखो ना यहाँ ये एक ही ऑप्शन है ऐसा, ये HA की डेल्टा ppm कितनी आ सकती है? HA की डेल्टा ppm 6.4 नहीं आ सकती। क्यों? 6.4 तो sp2 प्रोटॉन की हो सकती है। कितनी भैया? sp2 प्रोटॉन या तो sp3 प्रोटॉन की हो सकती है, लेकिन HA रिंग के बाहर है तो उसकी डेल्टा ppm कितनी आएगी भैया? 5.1। इसके अरे रुक जाओ, इसकी डेल्टा ppm 5.1 आएगी, ये एक प्रोबेबिलिटी है। आइए दूसरी, अभी मैं क्वेश्चन कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, आंसर कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, दूसरे 2 ऑप्शन अभी बाकी है, H1 एंड H7, H2 और H6, ये 4। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो, मुझे बात करनी है ये H1 H7 वो दोनों सेम उन्होंने कह दिए हैं, H2 और H6 भी उन्होंने सेम कह दिए हैं, तो हमें सेम कहीं कंसिडर करना है। अब बात करनी है किसकी भाई? उसकी डेल्टा ppm की। तो आप जानते हैं ना, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड होता है, ये जो उन्होंने केटायन दिखाया है, केटायन घूम रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड तो होंगे ना अंदर, डबल बॉन्ड तो होंगे, लेकिन यहाँ केटायन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसलिए रेजोनेंस में इसलिए वो डबल बॉन्ड नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड तो होंगे, वो आप समझते हैं। क्योंकि 4 डबल बॉन्ड में से एक ही डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है, तो दूसरे 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, दूसरे 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये वाला कार्बन कौन सा है भैया? sp2 प्रोटॉन, अरे सॉरी, ये वाला कार्बन है sp2 और ये वाला कार्बन भी कौन सा है? sp2 है। तो यहाँ ये कार्बन कौन सा है? sp3 है, और ये वाला कार्बन भी sp3 है। अब खुद डिसाइड कर लो किसकी डेल्टा ppm ज़्यादा होगी, खुद डिसाइड कर लो किसकी डेल्टा ppm ज़्यादा हो सकती है। तो भैया आप जानते हैं sp3 और sp3 और sp2 दोनों में से किसकी डेल्टा ppm ज़्यादा होगी? स्वाभाविक है sp2 की ही होगी, क्योंकि उस पर विड्रॉइंग इफेक्ट लगती है, उस पर विड्रॉइंग इफेक्ट लगती है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। पहले तो sp2 की डेल्टा ppm जनरली कितनी होती है जानते हैं ना? 5.9 होती है। sp2 के प्रोटॉन की डेल्टा ppm 5.9 होती है, लेकिन ये रिंग के बाहर के प्रोटॉन है, एरोमेटिक कंपाउंड में रिंग के बाहर के प्रोटॉन है। आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगी, दोनों ऊपर की ओर है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो डेल्टा ppm इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा डेल्टा ppm H2 और H6 की आएगी, सबसे ज़्यादा डेल्टा ppm H2 और H6 की आएगी, ये आपने जान लिया। आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सेट करते हैं ना। H2 और H6 की डेल्टा ppm कितनी आती है भैया? H2 और H6 की डेल्टा ppm तो कि भाई 8.5 सबसे ज़्यादा है, यानी कि S में आंसर 4 आएगा, S में आंसर 4 आएगा, आ गया। यहाँ पे भी S में आंसर 2 है, यहाँ पे क्या है? S में आंसर 2 है, तो ये हमारा गलत आंसर। S का आंसर देखो भैया, S यानी कि H2 और H6 की 5.1 तो नहीं है, आप जानते हैं, क्योंकि वो तो sp2 प्रोटॉन है। sp2 वाले प्रोटॉन की डेल्टा ppm तो सबसे ज़्यादा ही होगी, तो सबसे ज़्यादा चेक करेंगे यहाँ से। यहाँ पहले तो हमने 2 ऑप्शन सिलेक्ट किए थे कि ये दोनों में कोई एक आएगा, अब हमें कंफर्म पता चल गया कि यही ऑप्शन आएगा। कहाँ से पता चला? तो कि भाई यहाँ से कि S यानी कि H2 और H6 sp2 के प्रोटॉन है और उसकी डेल्टा ppm सबसे ज़्यादा होती है 8.5, तो हमारा सही आंसर कौन सा आएगा? सही आंसर आएगा A, हमारा सही आंसर है A। तो बात समझ आ गई? फिर से एक बार फिर से चलो देख लो। क्या किया? कुछ नहीं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया पाई बॉन्ड ने, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, वो उन्होंने आपको रिएक्शन दे ही हुई थी। सिर्फ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कंपाउंड आपको कौन से भी अप्लाई करना था? एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक कंपाउंड दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जनरेट होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है, यानी कि रिंग के अंदर दोनों को शिल्डेड जोन होता है और रिंग के बाहर दोनों में डीशिल्डेड जोन होता है। तो रिंग के भीतर
जो भी एटम या जो भी हाइड्रोजन होगा वो शिल्डेड हो जाएगा, उसकी डेल्टा पीपीएम डिक्रीज हो जाएगी। रिंग के बाहर यानी कि डिशिल्डेड जोन में है जो प्रोटॉन, उसकी डेल्टा पीपीएम इंक्रीज हो जाएगी। तो वहाँ से आपने पता लगा लिया, दो ऑप्शन तो वहाँ से निकाल दिया आपने कि HB है वो शिल्डेड जोन में है, उसकी डेल्टा पीपीएम सबसे कम आएगी। तो ऐसे दो ही ऑप्शन थे। फिर बात आती है H6 और H7 की कंपैरिजन की। तो H6 sp2 वाला प्रोटॉन है, H7 sp3 वाला प्रोटॉन है। तो sp2 वाले प्रोटॉन की डेल्टा पीपीएम सबसे ज़्यादा आती है। वहाँ से आपने डिसाइड कर लिया कि हमारा आंसर ए आएगा। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। देखो ये भी 4 मार्क का था, कुछ नहीं करना था, कुछ करना ही नहीं था आपको। अरे वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी ये आंसर सोल्व कर लेते यदि उसे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मालूम है ना। थोड़ा बहुत बिना पेन छुए भी आप कॉन्सेप्ट को सोल्व कर सकते हैं। देखो ना किधर कैसे, इधर देखो ना, इधर देखो। यदि यहाँ पे मैं कह दूँ, क्या आप जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं किसका है भाई? ईपीआर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस या तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने करवाया है। हमने जिन्होंने लेक्चर देखे हैं, नहीं देखे हैं वो तो आप जिन्होंने देखे हैं ना वो तो देख के सोल्व कर देगा, उसे तो पेन की भी ज़रूरत नहीं होगी ये क्वेश्चन सोल्व करने में। 4 मार्क्स का है, बता दे रहा हूँ आपको। जून 18 में 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैंने ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको करवाई है, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे वो देख लेना, हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ आपको स्पेक्ट्रल लाइन कंसीडर करनी होती है, HPS लाइन फाइंड करनी होती है। तो यहाँ पे उसका सिंपल फॉर्मूला स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, या तो इसे कहते हैं HPS लाइन। HPS लाइन स्पेक्ट्रल लाइन फाइंड करने का एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला। कौन सा? 2ni+1। ये एक फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। इसमें 2 पैरामीटर है, तो यहाँ पे लिख लेना भैया। n इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम, और I इज इक्वल टू न्यूक्लियर स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन है। क्या है? न्यूक्लियर स्पिन। अब आपको द नंबर ऑफ लाइन इन ESR स्पेक्ट्रम ऑफ CD3 क्या दिया हुआ है? CD3 रेडिकल होता है, यहाँ पे CD3 रेडिकल होता है। तो और एक बात, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ओड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, तभी आप उसका ESR स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ओड इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो सिंपल बात है, कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। CD3 दिया हुआ है, क्या है? CD3 रेडिकल। तो 2ni+1 कितने NMR एक्टिव कौन कौन है इसमें? कार्बन NMR एक्टिव है? नहीं है, क्योंकि उसका नेचुरल एबंडेंस बहुत कम है, उसका नेचुरल एबंडेंस बहुत कम है। कार्बन के 2 आइसोटोप है, 12C और 13C, 12C6। और ये NMR एक्टिव है, ये NMR एक्टिव है, ये तो NMR इनएक्टिव है भैया। क्यों भैया? ये तो NMR इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक नंबर दोनों इवन है, और जिसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों इवन हो वो NMR इनएक्टिव होता है। ये तो 12C तो NMR इनएक्टिव हो गया, 13C NMR एक्टिव है, लेकिन उसका नेचुरल एबंडेंस जो हमें पृथ्वी पर से, अर्थ में से जो कार्बन मिल रहा है उसमें 13C बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। इसीलिए वो किसी के साथ युद्ध नहीं करता, लड़ने झगड़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे कार्बन स्प्लिटिंग नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन स्प्लिटिंग करेगा? ड्यूटेरियम स्प्लिटिंग करेगा, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेरियम स्प्लिटिंग करेगा। तो यहाँ पे लिख दो 2n यानी कि नंबर ऑफ ड्यूटेरियम कितने हैं? 3, तो यहाँ पे 3 लिख दो। I न्यूक्लियर स्पिन ड्यूटेरियम की कितनी है? 1, वो तो आपको इन्होंने कह दी है। यदि न कहते भी है और कभी कभी नहीं भी कहते, आपको याद होनी चाहिए ड्यूटेरियम की न्यूक्लियर स्पिन 1 होती है। अरे
अब आप समझ गए ना क्या करना है। अरे सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 इंटू 2 यानी कि 6 प्लस 1, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आई 7। तो 6, ये 2 इंटू 3 यानी कि 6, 6 प्लस 1 करने के लिए आपको 4 मार्क्स दिए थे उन्होंने। 6 प्लस 1 करने के आपको 4 मार्क्स दिए थे। तो आपका आंसर आ गया 7। आपका आंसर क्या आ गया 7। सी इज करेक्ट आंसर। यदि उन्होंने आपको इसकी पूछ ली क्या, यदि आप इन्होंने पूछ ली आपको इंटेंसिटी का ऑर्डर, तो चलो मैं इसकी इंटेंसिटी का ऑर्डर, ये पास्कल ट्रायंगल फॉलो नहीं करेगा, ये पास्कल ट्रायंगल फॉलो नहीं करेगा, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी आएगी 1 जेम, 3 जेम, 6 जेम, 7 जेम, 6 जेम, 3 जेम, 1। ये इसकी इंटेंसिटी का ऑर्डर आ गया। ये सिंपल बात थी भैया। उन्होंने तो सिर्फ स्पेक्ट्रल लाइन पूछी थी, तो स्पेक्ट्रल लाइन का आंसर 7 था। यदि उन्होंने आपको उसको इंटेंसिटी पूछनी तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इससे सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।